अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। कोर्स ऑलमोस्ट आप लोगों का कंप्लीट है। एक टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी वाला मुझे लगा है कि शायद जो है वो कुछ रहता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हमारे साहब से मेरा डिस्कस हुआ है, मोस्टली चीज़ें तो उन्होंने कवर करवा दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई समझेंगे कोई चीज़ रहती है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है आपके जो है फाइनल एग्ज़ाम हो एक दो वीक के बाद। तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझने से पहले थोड़ा सा हमें जो है ना बेसिक चीज़ों का पता हो। ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है, वेरिएबल क्या है, ट्रीटमेंट, पॉपुलेशन, सैंपल। एक्सपेरिमेंटल यूनिट का कौन मुझे बताएगा, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल यूनिट? Sir, unit of experimental material in which treatments is applied. से फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है, उसमें कौन सा एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट किसे हम कहेंगे? So it may be a single leaf, whole plant, entire herd, or a single animal. से फॉर एग्जांपल हम जो है ना वैरायटीज 10 वैरायटीज टेस्ट कर रहे हैं, 3 एप्लीकेशन है हमारे पास फील्ड के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। कॉटन की 10 वैरायटीज की 3 एप्लीकेशन में आरसीबीडी डिजाइन है, उसमें एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट कौन सा होगा? एनीवन? बताया आपने, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकली आपको पता हो, उसकी डेफिनेशन या जो भी है वर्डिंग वो आपने ठीक बताई है, लिखी लिखाई वो ठीक है। एनीवन? Sir, total number of experimental unit 30 होंगे sir. मैंने एक एक्सपेरिमेंट अपना एग्जांपल दी है कि आपके पास 10 जो है वैराइटीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप चेक कर रहे हैं फील्ड के अंदर, और 3 एप्लीकेशन हैं, उसमें एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट हम किसे कहेंगे? वो आप ठीक कह रहे हैं कि टोटल 30 हो गए, 10 वैराइटीज 3 एप्लीकेशन, टोटल 30 एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। तो किसी एक रेप्लिकेशन या ब्लॉक के अंदर जो आपकी एक वैरायटी जहां आपने लगाई है, वो एक वैरायटी का प्लॉट किसी एक रेप्लिकेशन या ब्लॉक के अंदर, वो पूरा प्लॉट उसका एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं। हाँ, कहीं पे हम जो है ना हमने एक प्लॉट लगाया है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल प्लॉट पे हम ट्रीटमेंट हमने अप्लाई की है, से फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है या कोई इंसेक्टिसाइड है, इस तरह की चीज़ है, तो वो अगर सिंगल प्लांट पे लगाई तो वो फिर सिंगल प्लांट जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा। लेकिन जहाँ पे आप पूरे प्लाट के अंदर लगा के उस पूरे को एवेलुएट कर रहे हैं, वो फिर पूरा प्लाट जो है एक सिंगल प्लाट जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा। इस तरह से एनिमल्स में अगर देखें तो अगर आप पूरे हार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं ट्रीटमेंट, तो वो पूरा का पूरा रिवर जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा। लेकिन अगर कोई एक एनिमल या 2 एनिमल या 4 जितने यूज कर रहे हैं एक ट्रीटमेंट उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वो वाले आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा। क्लियर है? जी sir. नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल का कौन बताएगा? Sir, a variable is any quantity or quality which vary from individual to individual in the same population. एनीवन एल्स? कोई और? क्यों भाई इमरान?
Sir, variable is the element that is liable to change, not fixed. सॉरी, ये माइक ऑफ था। मैंने कहा वेरिएबल जैसे इसके नाम से जाहिर है कि जहाँ पे वेरी कर रही हैं चीज़ें, उसमें दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो आपका ट्रीटमेंट के अंदर भी वेरिएबल हो सकते हैं। फर्ज करें आप फर्टिलाइजर जो है यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट उसकी डोजेज, तो वो एक जो है वो फर्टिलाइजर आपका एक वेरिएबल है जिसमें डिफरेंट आपकी क्वांटिटी फर्ज करें यूज़ कर रहे हैं, 0 kg, 20 kg, 40 kg, 60 kg, 100 kg। इसी तरह से जो आपकी जो आपने ट्रीटमेंट अप्लाई की उनके रिजल्ट या इफेक्ट में जो वेरिएशन आएगी कि किसी जगह पे आप जो है ना फर्ज करें सोइंग डेट डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, वैराइटीज डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी प्लांट हाइट पे इफेक्ट आएगा। उसकी जो है अपना नंबर ऑफ फ्लावर्स पे फर्ज करें डिफरेंस आता है, नंबर ऑफ ग्रेन्स पे डिफरेंस आता है, ठीक है, ग्रेन यील्ड पे डिफरेंस आता है, तो वो भी वेरिएबल है। ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट से आप इसको देख सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट के इफेक्ट से या जो फैक्टर आप अप्लाई कर रहे हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं, और दूसरा जो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके इफेक्ट जो आ रहा है आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर, चाहे वो प्लांट हाइट पे है या उसके यील्ड कंपोनेंट पे है या यील्ड पे है, तो वो भी वेरिएबल है। इस तरह से नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। इसमें तो आप सब मेरा ख्याल है क्लियर हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट वो है एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो आप मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं टू चेक इट्स इफेक्ट, ठीक है, टू एवेलुएट इट्स रिस्पॉन्स। वो वैराइटीज हो सकती हैं, वो आपकी फर्टिलाइजर हो सकती है, वो स्विंग डेट हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसको आप एवेलुएट करना चाह रहे हैं, जिसका रेस्पॉन्स चेक करना चाह रहे हैं, वो आपकी ट्रीटमेंट है। वो चाहे स्विंग डेट है, वो चाहे वैराइटीज़ हैं, वो चाहे आपकी फर्टिलाइज़र है, वो चाहे आपके इरिगेशन के लेवल्स हैं, वो चाहे आपका पिकिंग टाइम है, कोई भी फैक्टर जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसके जो फैक्टर्स के जो आगे लेवल्स होंगे वो आपकी ट्रीटमेंट है। क्लियर? क्यों भाई, कोई एम्बिग्युइटी तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं कोई? बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा ना। नो सर, क्लियर है सर। चले, नेक्स्ट इज दो टर्मिनोलॉजीज है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन जो है वो जैसे कि नाम से जाहिर है, पॉपुलेशन ओवरऑल किसी एक्सपेरिमेंटल यूनिट में, अगर हम बात करें, हमारे ज़्यादा चूँकि एग्रीकल्चर के क्रॉप्स के साथ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, उस क्रॉप की जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट में, एक प्लॉट में, तो उसकी पॉपुलेशन है। से फॉर एग्जांपल आप के कॉटन के एक प्लॉट के अंदर 60 प्लांट्स हैं, तो वो उसकी पॉपुलेशन है। ठीक है। सैंपल क्या है? सैंपल वो है कि जो आप फर्दर एनालिसिस के लिए जो है उसको उस पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट में से, एक प्लॉट में से आप जो है सैंपल लेते हैं 10 प्लांट्स का या 1 स्क्वायर मीटर का या 1 स्क्वायर फीट का, तो उसके अंदर जो प्लांट्स आएंगे या 10 प्लांट्स या 20 आप फिक्स कर लेते हैं, वो आपका सैंपल है। ठीक है। सैंपल में फिर आगे डिफरेंट है, एक आपका मेन सैंपल है,
या बेसिक सैंपल है, फिर आगे वर्किंग सैंपल भी होते हैं कुछ एनालिसिस के लिए। कि आप फर्ज करें फ्रेश वेट आपने और ड्राई वेट, ड्राई मैटर लेना है, तो आप 1 स्क्वायर मीटर से हार्वेस्ट किया आपने, और उसके बाद 1 स्क्वायर मीटर पूरे को ड्राई तो नहीं कर सकते आप ओवन में, उसमें से फर्ज करें 10 या 20 ग्राम आपने फिर वर्किंग सैंपल बना लिया, उसको आप ओवन ड्राई करके उसका ड्राई वेट जितना निकलेगा फिर यूनिट मेथड के जरिए ओवरऑल स्क्वायर मीटर में जितना था फ्रेश वेट उस पर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आगे सैंपल में फिर आगे उसका है कि बेसिक सैंपल है, मेन सैंपल और वर्किंग सैंपल। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस आपको समझाना जो है मकसद है कि पॉपुलेशन वो है कि ओवरऑल जो से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं किसी एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट या प्लॉट में, वो उसका पॉपुलेशन है उसकी। और जो आपने फिक्स किए हैं 1 स्क्वायर मीटर आपने किया है या आपने 1 स्क्वायर फीट किया है या कोई नंबर ऑफ प्लांट किए हैं 10, 20, 30 जितने भी, तो वो आपका सैंपल है। तो ये बुनियादी जो है इसमें फर्क है। पॉपुलेशन और सैंपल में। यहाँ तक क्लियर है? क्यों भाई? जी, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थी। क्यों भाई? जी सर, होगी क्लियर। जी, तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारा आज का मेन टॉपिक था। तो प्रोबेबिलिटी का कोई है आप लोगों का आइडिया? आवाज ठीक आ रही है ना? प्रोबेबिलिटी का किसी को कोई आइडिया है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? आप लोगों ने बेसिक कोर्सेज में भी पढ़ा है।
Sir, probability is the extent to which something is likely to happen. जी, इसमें जो है एक्चुअली ठीक है आपकी बात भी। तो जो सक्सेसफुल इवेंट्स होते हैं कहीं भी, डिवाइडेड बाय ओवरऑल इवेंट्स, उसकी जो रेशियो है वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है। अगर हम एग्जांपल लें कि एक कोई टीम है, से फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम हैज़ 3 chances to 2 of beating the opposing team। अगर टोटल 5 मैच हैं फर्ज करें, और एक टीम के पास चांस है कि वो 3 मैच जो है जीत सकती है दूसरी टीम के अगेंस्ट, यानी 2 हारती है और 3 जीतती है, उसमें उसकी जो है अगर हम डिवाइड करें 3/5, यानी 3 उसके चांसेस हैं विनिंग के और 5 उसके, तो ये 0.6 जो है वो आपके पास आंसर आता है। अगर दूसरी टीम जो है जो 2, जिसके पास है चांसेस के वो 2 जीत सकती है, तो वो 2/5, तो उसमें 0.4 है। यानी इसको अगर 0.6 और 0.4 को आप परसेंट में करेंगे, जब भी किसी चीज़ को आपने परसेंट में देखना होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.6 है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% हो गए, और अगर 0.4 है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 40% है। यानी एक टीम जो ए टीम है उसके पास 60% उसकी प्रोबेबिलिटी है विनिंग की, और बी टीम जो है उसकी 40% जो है वो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की। तो इसमें सिंपल फार्मूला यही है कि सक्सेसफुल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। ठीक हो गया? अभी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो तो बाकी चीज़ें मज़ीद आप डिटेल में बुक्स कंसल्ट कर लें। किसी के पास माइक ऑन है या क्या इशू आ रहा है? माइक आपने अपने ऑफ कर लें, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो फिर माइक ऑन कीजिएगा। फहीम फहीम नवाज बेटा, अपना माइक तो ऑफ कर लो। बाकी कुछ आगे फार्मूला वगैरह दिए गए हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है।
सर आवाज़ नहीं आ रही। जी, इसमें दो ग्राफ आपको दिखाए गए हैं, फिगर ए और फिगर बी में। ठीक है, इसमें जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिखाई गई है। ठीक है, डाटा जो है, जब भी आपके पास डाटा आता है, आप फील्ड से डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटे को अरेंज करते हैं या एक्सेल शीट में या टेबुलेटेड फॉर्म में, तो उसके बाद सबसे पहले उसकी नॉर्मेलिटी जो है वो चेक की जाती है कि डाटा आपका नॉर्मल है या नहीं है। तो डाटा की नॉर्मेलिटी ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ बात कोई आपसे गलती हुई है लेआउट में या फिर डाटा कलेक्शन में, तो डाटे की नॉर्मेलिटी जो है वो अफेक्ट होती है, उससे डाटा नॉर्मल नहीं होता। तो जब तक डाटा आपका नॉर्मल ना हो तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स रह जाते हैं, उसमें एनालिसिस भी ठीक नहीं होता और उसकी सही ट्रू पिक्चर जो है ट्रूली आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये दो ग्राफ दिखाए गए हैं और ए और बी में, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है दोनों में डाटा की। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले में जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो तो सेम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन मीन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, मीन डिफरेंट है। लेकिन दूसरा जो ग्राफ है उसमें आपके पास मीन्स तो सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें अब सॉफ्टवेयर भी आपके पास जो मौजूद है, स्टेटिस्टिक्स वगैरह बाकी, उसमें भी इवन आप अपने डाटे की नॉर्मलिटी जो है चेक कर सकते हैं वहाँ पे। शायद अमार साहब ने आपको कराया भी हो, नॉर्मलिटी करवाई है चेक करना। तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप नॉर्मलिटी डाटा की चेक कर सकते हैं कि डाटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो ये जो है आपके पास जो है ना वो क्लियर हो गया कि आपने कैसे डाटा की नॉर्मलिटी जो है वो चेक करनी है, और उसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसकी मीन्स भी और स्टैंडर्ड डेविएशन। चीज़ है अरिथमेटिक मीन है, और बाकी ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसके फार्मूले। मॉड मीडियन होगा नेक्स्ट जो है आपके पास, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। तो मीडियन है, मोड है। इस तरह से वेरिएंस, तो वो भी आपको पता है कि वेरिएंस क्या है, जो डिफरेंस है दो मीन्स के अंदर। इसी से फिर आगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालते हैं, इनमें से गो थ्रू हो जाइएगा। इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि नोवा टेबल के नीचे लिखा होता है। नोवा टेबल के बाद आप जो है निकालते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी जिसको कहते हैं। एक्चुअली आपको जो वेरिएंस है उसका कोएफिशिएंट बता रहा होता है कि परसेंटेज में कि कितनी जो है ना वेरिएशन है आपके डाटे में, आपके एक्सपेरिमेंट से जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है उसमें कितनी वेरिएशन है। इसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट में नॉर्मली कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 15% तक, कुछ इवन 20% तक भी कहते हैं अगर वेरिएशन हो तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं डाटे। लेकिन अगर इससे 20 से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको ज़रा गौर करना चाहिए कि आपके डाटे में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जो आपके कंट्रोल कंडीशन के एक्सपेरिमेंट होते हैं
उसमें जितने कम हो वेरिएशन वो बेहतर समझा जाता है। 5% या उससे कम तक जो है ना वो कंसीडर किया जाता है कि आपका डेटा की रिलायबिलिटी बेहतर है। नेक्स्ट आगे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। बाकी इनोवा वगैरह तो आपने कर लिया है ना उसमें प्रैक्टिकल में। सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंट जो आपके डिज़ाइन हैं उसमें कैसे आपने निकालने हैं, ठीक है। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है। आगे आपने जो है एफ कैलकुलेटेड और एफ टेबल जो है उससे कैसे सिग्निफिकेंस कैसे चेक करनी है। बाकी आगे कोई सैम्पलिंग के हवाले से है कि कैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें से आप गो थ्रू हो जाएंगे तो चीज़ें ऑलरेडी आपने की हुई हैं सारी। नेक्स्ट अच्छा, एक कॉन्फिडेंस लिमिट या कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ा है आप लोगों ने? क्यों भाई, एनीवन? कोई पता नहीं? इमरान? तो जो हम 5% नॉर्मली हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, उसका क्या मतलब? सर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये होगा कि हम 95% श्योर हैं, हमें यकीन है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है या ट्रायल है उसके जो रिजल्ट्स हैं इतने परसेंट जो है ठीक है, अब्दुल कदूस छोटी है। बात कर रहे हो? जी सर। हाँ ठीक कह जी रहे हो सर। आप, जी सर। ठीक जी कह सर। रहे हो कि 95% हमें श्योरिटी होती है कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो हमारे पास यही रिजल्ट्स आएंगे। और 5% जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे रिजल्ट जो है वो वेरी करेंगे, ठीक है। ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में इसलिए हम 5% का क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन कंट्रोल कंडीशन में सिर्फ हम 1%। और इवन जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी हम कम करते जाते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। कुछ ऐसे ड्रग्स जो लाइफ सेविंग के लिए यूज़ होते हैं मेडिकल ह्यूमंस में, उसमें बहुत कम गुंजाइश रखी जाती है जो है इसकी कि उसमें रिजल्ट जो है ठीक ना आए। तो उसमें इवन 1% से भी कम पे रखते हैं ताकि वहाँ पे जहरी बात है इंसानी जान इन्वॉल्व है और आपने उसको बहुत ज़्यादा रिफाइन उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कंट्रोल में, उसमें इवन प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम होती है। तो लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंट है उसमें 5% तक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट इज जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है हाइपोथेसिस का आपने लफ्ज़ सुना होगा। आप जब एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं कोई भी, उसमें आपकी एक हाइपोथेसिस होती है, आप हाइपोथेसिस ज़रूर बनाते हैं, ठीक है।
उसमें दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस होती है और वर्किंग हाइपोथेसिस या आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है दो यूज होती है। एक को H0 से नल हाइपोथेसिस को नॉर्मली डिनोट करते हैं और दूसरी को H1 से। तो नल हाइपोथेसिस नॉर्मली क्या होती है? नल हाइपोथेसिस जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है नल, उसमें अज्यूम ये किया जाता है कि जो आप ट्रीटमेंट सप्लाई कर रहे हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप 10 वैरायटीज यूज कर रहे हैं तो आप अज्यूम करते हैं, नल हाइपोथेसिस यही होती है कि आप कहते हैं कि इन जो वैरायटीज का आपस में कोई डिफरेंस नहीं होगा और इनकी जो यील्ड है या परफॉर्मेंस जो है एक जैसी होगी। ये नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ। वर्किंग हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो इसके उल्ट है। उसमें आप ये अज्यूम करते हैं कि जो आप डिफरेंट वैरायटीज जो है, क्यों इमरान ठीक है, जो यूज़ करते हैं कर रहे हैं, चाहे कोई डिफरेंट स्विंग टाइम्स कर रहे हैं, डिफरेंट इरिगेशन लेवल्स कर रहे हैं, वैरायटीज कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस वेरी करेगी, उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, ये है, इसको आप लोगों ने जो है हाइपोथेसिस को डिपिक्ट ज़रूर करना होता है अपने एक्सपेरिमेंट के जो आप कह लें कि नीड फॉर द प्रोजेक्ट लिखते हैं उस एक्सपेरिमेंट का, उसमें एंड पे आप मेंशन करते हैं कि मेरा हाइपोथेसिस जो है वो ये होगा। और नॉर्मली वहाँ पे जो अल्टरनेट या वर्किंग हाइपोथेसिस जो है वो दिया जाता है कि जो मैं ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर रहा हूँ उसमें जो है उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस होगा। तो ये नॉर्मली आप लोगों को वाइवा में आगे पीछे इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या है, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है और हाइपोथेसिस क्यों ज़रूरी है। हाइपोथेसिस ज़रूरी है क्योंकि हाइपोथेसिस जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप का आगे ऑब्जेक्टिव सेट नहीं हो सकते। आप किसी हाइपोथेसिस की बेस पे ही एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंट है वो आप लोगों को पता ही है। बाकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जैसे मैंने कहा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि कितने चांसेस हैं कि ये उस तरह से रिजल्ट ना आए। तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी जो आपके सॉफ्टवेयर आपको देते हैं वो अगर 5% प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी या उससे कम होगी तो आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। अगर 1% या उससे कम होगी तो आपके रिजल्ट हाईली सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये आपको सॉफ्टवेयर एंड पे देता है प्रोबेबिलिटी का जो है, उसमें नॉर्मली परसेंट में नहीं लिखा होता, उसमें नॉर्मली लिखा होता है 0.05 0.04 इस तरह की फिगर होती है। लेकिन जब आप उसको परसेंट में करते हैं तो उसका मतलब वही है कि 5%, 0.05 का मतलब है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो रिसर्चर है वही जो है या रिसर्च वर्कर जो है बेस्ट जज वही होता है। ठीक है, अस्सलाम। उसमें जो है ना वही सही जज करता है और वही सही जो है ना, क्योंकि बाज़ का कोइंसिडेंस भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स में उसके रिजल्ट्स में। तो इसीलिए रिसर्चर के पास इतना क्वेश्चन होता है या उसको ही कहा जाता है कि रिसर्चर या रिसर्च वर्कर जो है इज़ द बेस्ट जज, कि वो जज कर सकता है कि जो उसके रिजल्ट्स हैं उस पर उसका कितना कॉन्फिडेंस है और उसको वो जो है उससे उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी हुई है। क्योंकि उसको पता है कि कहीं उसके एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, कोई नेचुरल हैजर्ड तो नहीं आया, कहीं पे कोई डिजीज़ का अटैक तो नहीं हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पूरी रेप्लिकेशन ही उसकी किसी वजह से डैमेज हो गई हो। तो इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि द बेस्ट जज इज द रिसर्चर। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली आप रिजल्ट देखते हो और रिजल्ट देखने के फ़ौरन बाद जो है आप कंक्लूजन की तरफ जंप कर जाते हो। ऐसा 5-10 मिनट कंक्लूजन की तरफ जो है
वो जंप कर जाते हो। तो कभी भी एट वंस जो है वो कंक्लूजन की तरफ जंप नहीं करना चाहिए आपको। आप जो है अपने रिजल्ट्स आ गए हैं उसको एक दफ़ा फिर रीचेक करें, फिर वेरीफाई करें, फिर अपने इवन कुलीग्स के साथ, अपने फेलोज के साथ, अपने सुपरवाइज़र अगर स्टूडेंट हैं तो उनके साथ जो है वो डिस्कस करें, फिर